नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल और हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं नए एपिसोड को लेकर। और आप जैसा कि जानते हैं कि मानचित्र से संबंधित सवालों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जलवायु विशेषताओं मुख्यतः तापमान और वर्षण में वार्षिक तापांतर जो है वो न्यूनतम होगा। ऑप्शंस दिए गए थे सिंगापुर, मॉन्ट्रियल, जोहान्सबर्ग और जैसलमेर। आप में से बहुत अधिक लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में किया है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शंस में दिए गए देश हैं, जो जगह है, उनकी अवस्थिति हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सिंगापुर कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास। जैसलमेर 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ। सेम चीज है कि 13.5 डिग्री साउथ के आसपास जो है वो क्या है? जोहान्सबर्ग। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? 23 डिग्री या 23.5 डिग्री से भी कहीं नॉर्थ से भी कहीं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एक चीज देखी हमने कि जो सिंगापुर है केवल वह ही ऐसा देश है दिए गए विकल्पों में से जो भूमध्य रेखा के करीब है या जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है वहां पर क्या होता है, वहां पर पूरे वर्ष क्या होता है, सूर्य की किरण जो है वो कैसी पड़ती है? लंबवत पड़ती है। और लंबवत पड़ने के कारण क्या होगा? लंबवत पड़ने के कारण वहां पर तापांतर क्या होगा? जब पूरे साल एक जैसी सूरज की किरण वहां पर पड़ेंगी तो अब तापांतर में बहुत न्यूनतम क्या होगा? अंतर होगा। जो तापांतर है वो बहुत कम अंतर के साथ ही क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि भारत से तो हम अच्छे से परिचित हैं और भारत के जैसलमेर में सर्दियां भी आती हैं, गर्मियां भी आती हैं, बारिश भी होती है, यानी वहां तापांतर क्या है? बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर होगा, उस उत्तर का रीजन क्या है? जो जलवायु विशेषता है और किसकी? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। और इस क्षेत्र में कौन आता है दिए गए विकल्पों में से? सिंगापुर। तो सही उत्तर क्या था? सिंगापुर था। जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं, तो उन्हें देना चाहिए उत्तर। हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने नया संविधान मसौदा पेश किया है और सवाल बनाया गया है कि इन कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि कर्क रेखा ट्यूनीशिया से होकर गुजरती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ट्यूनीशिया एक भू आबद्ध देश है। देखिए, पहले भी कई बार हम इन जो टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं। भू आबद्ध किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से किसी दूसरे लैंड से घिरा हुआ हो, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र या फिर किसी ओशियन से, किसी सागर से नहीं जुड़ी हुई हो, तो उसको क्या कहते हैं? भू आबद्ध देश कहते हैं। तो देखिए, ट्यूनीशिया के बारे में बीते हुए एपिसोड्स में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी और यहाँ से एक सवाल फिर से अभी आपसे पूछा जा रहा है, आपको उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रीवियस जो एपिसोड्स हैं उनमें आप चेक करिएगा, हमने ट्यूनीशिया की बात की थी और हमने ये बताया था कि जो ट्यूनीशिया की लोकेशन है वो यहाँ है और ट्यूनीशिया में ही वो जगह पाई जाती है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे उत्तर में स्थित जगह है। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ट्यूनीशिया में अवस्थित है अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसका जो उत्तरतम बिंदु है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब वापस अपने सवाल पर आ जाते हैं कि सवाल में क्या कहा गया था कि कर्क रेखा ट्यूनीशिया से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा कहाँ है? कर्क रेखा है ये। तो क्या कर्क रेखा ट्यूनीशिया से होकर गुजर रही है? बिल्कुल भी नहीं। ट्यूनीशिया तो इसके काफी उत्तर में है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ट्यूनीशिया एक भू आबद्ध देश है। देखिए, ट्यूनीशिया पूरे तरीके से मेडिटेरियन सी के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो वो भू आबद्ध देश बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। और हमें क्या करना है? सही विकल्प का चुनाव। और सही विकल्प कौन सा है? इनमें से कोई भी कथन क्या नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लेकिन याद रखिए, इस बार केवल अभ्यास प्रश्न नहीं, आपको इसमें पूछे गए सवाल का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि हम प्रीवियस एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी।
नया सवाल, हाल ही में सूडान के ब्लू नाइल राज्य में भूमि विवाद को लेकर हुई आदिवासी लड़ाई के कारण अशांति एवं विस्थापन का माहौल लंबे समय से बना हुआ है। यह लड़ाई बिरता और होसा जनजातीय समूहों के बीच हुई है। तो सवाल है कि यदि भारत के मोरमुगांव पोर्ट से, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, एक जलयान लाल सागर से होते हुए फ्रांस के पोर्ट द सेते के लिए जाता है, तो इस यात्रा के दौरान वह अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों में रुककर रसद सामग्री और जलयान हेतु ईंधन सामग्री की व्यवस्था कर सकता है। कौन कौन से देश दिए गए हैं? सूडान, मिस्र, लीबिया और मॉरिटानिया। देखिए, अब तक जितने एपिसोड हम कर चुके हैं, जिस तरह के सवाल हम करते हैं, तो हमें पैटर्न समझ में आने लगा होगा अब तक कि असल में सवाल में जो पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपको सभी देशों की लोकेशंस पता है? अगर पता है तो उस रूट पे पड़ने वाले देशों को आप टिक कर देंगे और जो उस रूट पर नहीं पड़ता उसको क्रॉस कर देंगे। सिंपल है। अब देखिए, मोरमुगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा में। यहां है मोरमुगांव पोर्ट। और जो फ्रांस का द फ्रांस पोर्ट द सेते पूछा गया है वो कहाँ है? पोर्ट द सेते है यहां पर। ठीक। और कहा गया है कि लाल सागर को होकर गुजरेगा। ठीक। तो हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ क्या है? अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी को लाल सागर से कौन जोड़ता है? अदन की खाड़ी और लाल सागर, इनको कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब। ठीक। अब लाल सागर को और मेडिटेरियन सी को, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। यही रूट रहेगा। मेडिटेरियन सी में आने के बाद यहां आराम से पहुंचा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, जो सवाल में पूछा गया है वो ये है कि कौन कौन से देश जो हैं वो इस रास्ते में आएंगे और कौन नहीं आएगा। सूडान, लीबिया, मिस्र और मॉरिटानिया। तो देखिए, यहां से देखिए, सोमालिया भी आएगा, इथोपिया भी आएगा, इरिट्रिया भी आएगा, सूडान भी आएगा, मिस्र भी आएगा, लीबिया भी आएगा। चौथा ऑप्शन दिया गया था मॉरिटानिया। क्या मॉरिटानिया आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी क्षेत्र में कौन है? मॉरिटानिया है। जबकि रूट क्या है? रूट ये है। तो क्या इसके रास्ते में मॉरिटानिया आएगा? नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाता है? ऑप्शन गलत हो जाता है मॉरिटानिया। और इस विकल्प के गलत होने पर सही कथन पूछा है, तो सही कौन है? लीबिया, मिस्र और सूडान। तो कौन हुआ इसका उत्तर? ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हम जानते हैं बीते दिनों श्रीलंका में क्या हालात रहे हैं। श्रीलंका के मौजूदा हालात को देखते हुए वहां के जाफना प्रायद्वीप में रहने वाले तमिल समुदाय के लोग जाफना से पलायन कर रहे हैं। कौन सा दर्रा जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ता है? देखिए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप एक ऐसी जगह को कहते हैं जो लगभग 3 तरफ से पानी से घिरी हो और उसका एक सिरा किससे जुड़ा हो? किसी लैंड से जुड़ा हो। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जाफना और श्रीलंका, ठीक, इनके बीच जो दर्रा मौजूद है वो कौन सा है? देख लेते हैं एक बार मैप पे। तो उसे हम कहते हैं एलिफेंट पास। ये है जाफना प्रायद्वीप। तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। और एक हिस्सा किससे जुड़ा है? लैंड से जुड़ा हुआ है। और किसके थ्रू? एलिफेंट पास के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो उत्तर क्या हुआ? इसका सही उत्तर हुआ एलिफेंटा पास। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ और भी पासेस के नाम दिए गए हैं, जैसे एल्बर्टा पास या एल्बर्था पास कहते हैं इसको, ये अमेरिका में मौजूद है। डंकन पास कहाँ है? डंकन पास अंडमान निकोबार में है। आप उसको मार्क करिएगा मैप पर देखकर। तो सही उत्तर है क्या? एलिफेंटा पास। अमेरिका के कैलिफोर्निया ने हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े और घातक जंगल की आग का अनुभव किया है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को अधिक गर्म और शुष्क बना दिया है। इससे संबंधित सवाल हम पहले भी ले चुके हैं। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है कि यह क्षेत्र रसीले फलों के लिए विख्यात है, जहां संतरा, नींबू, सिट्रॉन, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि फल
प्रमुखता से पाए जाते हैं। हमें सही कूट चुनना है। तो देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो देखिए सेम मैप हमने पहले भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, समझा है, और लगभग संबंधित ही सवाल था जो हमने बीते हुए एपिसोड्स में लिया भी था। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश होते हैं वहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है, और वहां पर सर्दियों में क्या होती है? वर्षा होती है, और यहाँ पर वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक, और उनकी लोकेशंस क्या थी? ये पूरा क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। इसी तरह ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहाँ और यहाँ आप देखेंगे कि हमेशा पश्चिमी छोर पर, पश्चिमी क्षेत्र में ही क्या पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है कि वहां पर मौसम कैसा रहता है? शुष्क रहता है, और सर्दियों में क्या होती है? बारिश होती है, सर्दियों में वर्षा रहती है। ठीक, और इन्हीं कारण क्या होता है? यहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी क्या मिलती है? उनको कंडीशंस मिलती हैं, है ना। तो यह क्षेत्र रसीले फलों के लिए विख्यात है, बिल्कुल है, और विश्व के बागानों की भूमि के नाम से इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। दोनों ही कूट क्या है? सही है। तो 1 और 2 दोनों कूट सही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 70 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का आपातकाल घोषित किया है। सवाल बनाया गया है कि यह पर्वत श्रृंखला यूरोपीय महाद्वीप में विस्तारित है। यह एक भ्रंश पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। किस किस के बीच? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य, जो मुख्यतः स्विट्जरलैंड में स्थित है। ज्यादा भाग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और यह पर्वत श्रृंखला आल्प्स पर्वत के कहां पर है? उत्तर में है। और कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? जूरा, पेरेनिज, कॉकेशस और यूराल। कॉकेशस के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो पहले ही अगर आपने एपिसोड्स देखे होंगे तो विकल्प ये हट जाता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। तो जूरा इसका उत्तर है, और जूरा माउंटेन्स कहाँ है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। और विकल्पों को अगर हम देखें, और याद रखिएगा कि यहाँ कहा गया है भ्रंश पर्वत। देखिए भ्रंश पर्वत क्या होते हैं? ज्योग्राफी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जब हलचल के कारण, पृथ्वी में होने वाली हलचलों के कारण एक सिरा क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है, और 2 सिरे नीचे धंस जाते हैं। तो इस तरह से बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? भ्रंश पर्वत कहते हैं। तो इसका उत्तर तो हो गया क्या? जूरा पर्वत। लेकिन और पर्वत की भी लोकेशंस हम देख लेते हैं, जैसे पेरेनिज। पेरेनिज की लोकेशन है स्पेन और फ्रांस के बीच, यहाँ। ठीक, कोकेशस हम जानते हैं यूरोप और एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। यूराल पर्वत रशिया के यूरोप वाले हिस्से और रशिया के एशिया वाले हिस्से के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक, तो इन सब की लोकेशंस भी हमने देख लिया, और उत्तर क्या है? जूरा। हाल ही में जापान के मुख्य दक्षिणी द्वीप क्यूशू पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह देश प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। इसकी विविध भौगोलिक विशेषताएं इसे कई प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी आक्रामकता के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में भारत ने इस्पात उत्पादन के मामले में इसको पीछे करके द्वितीय स्थान हासिल किया है। देखिए ये तो एक इंफॉर्मेशन हुई, आपको पता होना चाहिए कि भारत ने किसको पीछे किया है और दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले भारत तीसरे स्थान पर था। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम यहाँ विकल्पों को देखें तो न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, अगर अभी हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम इतना तो समझ पा रहे हैं ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आक्रामकता के लिए कौन जाना गया था इन चारों ऑप्शंस में से? जापान। तो उत्तर तो हम समझ गए हैं कि उत्तर तो क्या है? जापान है, क्योंकि हम जानते हैं कि जापान ने उसका भारी नुकसान भी झेला है। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो उत्तर तो क्या है? जापान। लेकिन अब देखते हैं और कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी विविध भौगोलिक विशेषताएं इसे कई प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती है। ठीक है, तो अभी एक बार क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जापान जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि यह द्वीपों का एक समूह है। तो जापान जो है वो विभिन्न द्वीपों का एक समूह है। होक्काइडो, होन्शु,
ठीक है, शिकोकू और क्यूशो। क्यूशो पर ही आधारित था आज का सवाल। यहीं पर वो ज्वालामुखी है जो क्या हुआ है, फटा है, और उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, सकुराजिमा। ठीक, अब देखिए ये बहुत सारे द्वीपों से बना है और इसके नॉर्थ में और साउथ में अलग अलग क्या पाई जाती हैं, जलवायु विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कि क्या है इसका जलवायु क्षेत्र। इसका दूसरा स्टेटमेंट था हमारे सवाल का। तो नॉर्थ में इसके पाई जाती है उप आर्कटिक क्षेत्र और साउथ में इसके पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आक्रामकता के लिए जाना गया, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और भारत ने इस्पात उत्पादन के मामले में इसको पीछे करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और वो देश कौन है, जापान। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो उत्तर क्या है, जापान, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी हुए एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018-19 और 20-21 के बीच देश भर में 307 हाथियों की मौत हुई। अब देखिए जो सवाल पूछा गया है वो एक राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया है। यह भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल है। इस उद्यान के नाम से ही एक नदी प्रवाहित होती है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अंडरलाइन करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। यदि आप यहाँ घूमने जाते हैं तो हाथियों के साथ ही बाघ, भारतीय गैंडा आदि देख सकते हैं। खास बात है कि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों को भी देखा जा सकता है। ऑप्शंस में कौन कौन दिया गया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इनकी लोकेशन आप सबकी जानते हैं। पिछले ही एपिसोड में हमने मानस को डिस्कस किया था, असम में, काजीरंगा भी असम में, नामदफा कहाँ है, अरुणाचल, और केबुल लामजाओ मणिपुर। सबकी खासियत भी आप जानते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए केबुल लामजाओ कहाँ है, यहां, और केबुल लामजाओ में क्या है, यहां पर शंघाई हिरन मिलते हैं। इनको क्या कहते हैं, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर कहते हैं। ठीक, और केबुल लामजाओ की और क्या खासियत है, ये किस पर स्थित है, लोकटक झील, लोकटक झील, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब है यहां पर है नामदफा, इसके बारे में भी हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था हमने, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है काजीरंगा और फिर है मानस, ये दोनों कहाँ है, असम में है। तो देखिए जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसके नाम से एक नदी भी बहती है, और वो किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। तो उत्तर क्या है, मानस। मानस नदी कहां से निकलती है, मानस नदी भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र है। देखिए जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना, दरअसल वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। उसका एक हिस्सा भूटान में है और एक भारत में है। तो जो भूटान में स्थित है उसे कहते हैं दी रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान, और जो भारत में है उसे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और मानस नदी भूटान से ही निकलती है और फिर कहाँ मिल जाती है, आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके अलावा मानस के बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यानी जैव संरक्षित क्षेत्र। उसके अलावा टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्तर काजीरंगा भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि काजीरंगा के नाम से तो कोई भी नदी नहीं है और स्पेशली एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बताया कि 5 और भारतीय आर्द्र भूमियों को रामसर के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता मिली है। तो बिल्कुल 5 नई जगहों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, और भारत से शामिल ये 5 जो लोकेशंस हैं उनमें से 3 तमिलनाडु में है,
एक मध्य प्रदेश में और एक मिजोरम में। तो हमें देखना है कि क्या सही आर्द्रभूमि को सही राज्य के साथ संबंधित किया गया है या नहीं। तो करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा दो और हैं जिनको शामिल किया गया है, 3 है ना टोटल, तो 2 और हैं जिसमें से एक का नाम है पल्लीकरनई फॉरेस्ट और दूसरा है पिचवरम मैंग्रोव। ये तीनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में, साख्य सागर और मध्य प्रदेश में, और पाला वेटलैंड मिजोरम। देखिए यहां है पाला वेटलैंड मिजोरम में और साख्य यहां मध्य प्रदेश में, और ये है जो हमारा पहला ऑप्शन था करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। उसके अलावा 2 और हैं जिनको यहां पर लिखा गया है। जो आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस न्यूज को हमने करंट न्यूज बुलेटिन में विस्तार से क्या किया है, इसको समझाया भी है, जो इस हफ्ते एयर हुआ है। तो अगर इससे संबंधित और जानकारी किसी को चाहिए तो करंट न्यूज बुलेटिन देख सकते हैं। इनमें से कौन से युग्म सुमेलित है ये पूछा है, तो कितने सुमेलित हैं? तीनों। तो सभी युग्म सुमेलित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक और चीज कि टोटल पहले 49 साइट्स थी और अब कितनी हो गई हैं? 5 और बढ़ गई हैं, तो टोटल 54 हो गई। अब है कि एक प्रस्तावित समझौते के अनुसार अगस्त में अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से आयात कर मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। हम ये जानते हैं अच्छे से कि चीतों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, और एशियाई चीते तो केवल अब ईरान में ही बचे हैं, है ना। तो कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि अफ्रीका महाद्वीप से आयातित चीतों को मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा, और दूसरा है कुनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल के उत्तर में स्थित है। देख लेते हैं एक बार। देखिए कुनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ पर ये 2 जिलों में है। कौन कौन से? एक श्योपुर और मुरैना, इन 2 जिलों में है। ठीक, तो बिल्कुल सही है कि कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। और कुनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ है? भोपाल यहाँ है। ठीक है, तो भोपाल के क्या है? उत्तर में है। तो बिल्कुल सही है ये भी, भोपाल के कहाँ है? उत्तर में अवस्थित है। अब पूछा है कि सही कथन कौन से हैं, तो कौन कौन से कथन सही हैं? दोनों, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन इसका सी सही है। हाल ही में मेकेदातु परियोजना कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवादों का केंद्र बना हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इधर नदी घाटी परियोजनाएं दी गई हैं और इधर संबंधित राज्य। देखिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बॉक्स में कर लेते हैं, क्योंकि जो भी नदी घाटी परियोजना है उसमें पूछा गया है कि संबंधित राज्य कौन सा है, ना कि ये कहा गया है कि ये कहां अवस्थित है। दोनों बातें क्या हो गई? अलग हो गई। तो हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना सबसे पहले समझे कौन सी नदी पर है? महानदी। ठीक, और कहां है? इससे संबंधित राज्य कौन है? ओडिशा। बिल्कुल सही। टिहरी बांध परियोजना कहां अवस्थित है? उत्तराखंड। ये है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। ठीक, फिर है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी नदी पर है तुंगभद्रा? तो तुंगभद्रा नदी पर है, और तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। इसका संबंध किस किस से है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। संबंधित राज्यों में इसका संबंध तमिलनाडु से नहीं बल्कि किससे है? तेलंगाना से। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर है सरदार सरोवर परियोजना। इसका संबंध है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। लोकेशन इसकी गुजरात में है और तुंगभद्रा की लोकेशन कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन तुंगभद्रा वाला तो हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें तमिलनाडु भी ऑप्शन था। एक बार इनकी लोकेशंस भी देख लेते हैं। देखिए ये है सरदार सरोवर। ठीक, और क्या था एक बार देख लेते हैं। तुंगभद्रा और टिहरी। टिहरी कहाँ है? उत्तराखंड, टिहरी डैम। ठीक, तुंगभद्रा यहां, और अंतिम क्या बचा? सबसे पहला ऑप्शन हमारा हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना अच्छे से जानते हैं ये।
ठीक, तो उत्तर तो हमारा निकल के आ ही गया है। कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो 1, 2 और 4, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हुआ? सही उत्तर हुआ। अगला सवाल देखते हैं। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया सवाल है, सेट ए का। ठीक, छठा सवाल, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात? देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, और जो पूर्वोत्तम छोर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है किबिथु, ये गांव है। ठीक, इसी तरह जो पश्चिम छोर है वो कहां स्थित है? गुजरात के यहां, और इसका नाम है गुहार मोती या घुअर मोटा। ठीक, इसी तरह हम जानते हैं कि उत्तर में क्या है? इंदिरा, और दक्षिण में, दक्षिण का जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और जानते हैं कि ये सुनामी में क्या हो गया है? जलमग्न भी हो गया है। तो उत्तर क्या है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शंस है नर्मदा, महानदी, रिहंद या सोन। सही कूट चुनना है आपको, और हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रिया कहां पर देनी है? कमेंट बॉक्स में देनी है। हमें इंतजार रहता है जितने लोग कमेंट करते हैं, और सुझाव का भी हम स्वागत करते हैं। तो सुझाव भी देते रहिए, उत्तर भी देते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।